परिभाषा पूर्णा भविष्यन्ति। अन्तिमा सप्त परिभाषा अवशिष्टा। पूर्वमपि अस्माभिः अधीतं शुक्रवासरे शनिवासरे च। तर्हि पुनः सर्वेषां स्वागतमस्ति और कृपया अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। निवेदनमस्ति मम यतोहि प्रश्न परिचर्चा भविष्यत्येव। अहं वदामि पृच्छामि च सर्वे वदिष्यन्ति। सम्यक अस्तु, तो प्रारंभ करते हैं। लास्ट में हम आवृत्ति करेंगे, जितना हमारा हो चुका है उसकी सभी की आवृत्ति अंत में करेंगे। समय रहा तो आगे हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। सम्यक। तो हमने संहिता आपकी जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल 19 परिभाषाएं लगी हैं, 19 संज्ञाएं लगी हैं, जिसमें से संहिता, संयोग, गुण वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रिक्त, गति और पद, टी, ये सभी हो चुकी हैं। 7 अवशिष्ट हैं। तो आज है हमारा क्रम, पद तक हो चुकी थी विभाषा। तो विभाषा देखते हैं, विभाषा क्या है। महोदय एक चीज पूछना था, ये जो आप पढ़ा रहे हो ये सभी उसमें मिलेगा लघु सिद्धांत कौमुदी में? हाँ जी, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पहला जी, ही जी। आप जी, लघु सिद्धांत कौमुदी में जब आप जैसे ही उसको उद्घाटित करेंगे तो उसमें संज्ञा प्रकरण लगा हुआ है। उस संज्ञा प्रकरण में ये संज्ञाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और जो भी आपका यूजीसी नेट की जो भी पुस्तकें हैं उनमें भी ये प्रायः सर्वत्र दी जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि अलग आपको इधर उधर खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पर्याप्त है। मैं सूत्र भी बता रही हूँ आपको, संज्ञा भी बता रही हूँ। तो यदि आप उसको साथ में नोट कर लेते हैं तो पुस्तक में से देखने की आवश्यकता आपको रहेगी नहीं, अपने आप ही आपके पास नोट्स बन जाएंगे। तो अग्रे प्रारंभं कुर्मः, पश्यामः। विभाषा, विभाषा बताएंगे आप में से कोई क्या होती है विभाषा? कंचन जी, स्मरण होगा आपको विभाषा? न वेति विभाषा। न वेति विभाषा, बहुत सुंदर। इसका अर्थ भी बता दीजिए आप, क्या होगा न वेति विभाषा का? मैम न और वा की दोनों की संज्ञा हो जाती है, विभाषा संज्ञा हो जाती है। अच्छा, न और वा की, बहुत सुंदर। न वेति विभाषा, देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। विभाषा बोलते हैं विकल्प को। किसे बोलते हैं? तो ये यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। न का मतलब होता है निषेध, निषेध मतलब न। जैसे कि हम मना करते हैं ना किसी चीज को, आपको ये नहीं करना, नहीं करना का मतलब संस्कृत में क्या हो जाता है? न। और वा का मतलब होता है विकल्प। तो जहां भी कहीं शब्द में, किसी सूत्र में न या वा आ जाएगा तो उसका मतलब होगा विभाषा, उसका नाम हो गया विभाषा। विभाषा का मतलब हो गया है कि जहां कहीं सूत्र में निषेध आ जाएगा वहां पर भी विभाषा होगी, जहां कहीं पर वा आ जाएगा वहां पर भी विभाषा होगी। तो न वेति विभाषा, निषेध को और विकल्प को, न माने निषेध, वा माने विकल्प, लिख सकते हैं आप। निषेध और विकल्प, इन दोनों को विभाषा कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा विभाषा इत्युक्ते किम? न वा, इतना आपका उत्तर होगा केवल। तो न वा इति विभाषा, न और वा, निषेध और विकल्प, इन दोनों का नाम विभाषा है। प्रवीण जी, आप पुस्तक में बाद में ढूंढ लीजिए। ठीक है, अभी मत ढूंढिए, बाद में ढूंढ लीजिएगा, पुस्तक आप ही के पास में रहेगी। तो ये आपकी विभाषा है। और कहने का मतलब क्या है, ये क्यों बनी, इसकी आवश्यकता क्या है? होता क्या है कि कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं कि कहीं पर कार्य का होना और कहीं पर कार्य का न होना, ऐसी विकल्प की अवस्था रहती है कि ये कार्य हो जाए, ये कार्य ना हो। विकल्प की जहां पर स्थिति हो उसको कहेंगे विभाषा। जैसे इसको एक अन्य तरस्याम शब्द से भी कहा जाता है। बहुत सारे सूत्रों में आपने देखा होगा, अत्यंत सूत्रों के पीछे, बहुत सारे सूत्रों के पीछे अन्य तरस्याम लगा रहता है। अन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम का मतलब भी विकल्प है। एक बार वो कार्य हो जाए, एक बार वहां न हो। जैसे किसी हमको सूत्र में गुण संधि करनी है किसी उदाहरण में,
तो यदि वहां पर विकल्प है, यदि वहां पर नैवेति विभाषा न हो गया या फिर वा आ गया, कई सारे सूत्रों में आपने देखा होगा वा, और कई सारे सूत्रों में आपने देखा होगा अन्यतरस्याम, तो उसका मतलब है उसी शब्द में, उसी उदाहरण में एक बार गुण हो जावे, एक बार गुण ना हो। ये जो स्थितियां हैं, ये जो विकल्प है, उनको बोलते हैं विभाषा। तो अलग अलग से ना कह के, अब जो महर्षि पाणिनि जी थे, उन्होंने प्रत्येक जगह सूत्र को बड़ा हो जाता कि एक बार ये काम हो जाए, एक बार ये काम ना हो, उसके स्थान पर केवल वा रख दिया, विकल्प रख दिया, केवल अन्यतरस्याम रख दिया, केवल निषेध कर दिया। जैसे कि एक सूत्र में आपने पूरा कार्य देखा, अगले सूत्र में केवल तच्च न, उसमें ऐसा कार्य ना हो। ठीक है, तो ये आपका आगे जब आप व्याकरण पढ़ेंगे उसमें सहायता करेगा कि कहीं पर भी जहां पर एक बार कार्य हो जावे, एक बार, जैसे आप अभी देखेंगे ना, आगे संधि में देखेंगे, जश शसो हो शी, जो आप जश्व चश्व संधियां देखते हैं, उसी के आगे दे दिया जाता है शात, कि शय के परे ऐसा कार्य ना हो। तो इस प्रकार आप इसका व्यवहार आगे देखेंगे। अभी आपको इतना स्मरण करना है कि विभाषा क्या है, विकल्प और निषेध, इन दोनों का नाम विभाषा है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है। न वा इति किम, तो न वा इति विभाषा, और विभाषा इति किम, न वा इति विभाषा। ठीक है, न वेति विभाषा, बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। क्लियर हो गया है? कोई शंका न वेति विभाषा में? चलिए आगे देखते हैं हम, जो आपकी एक अत्यंत प्रसिद्ध है, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण, कौन बताएंगे? सवर्ण, सवर्ण होता क्या है पहले ही बताइए, सवर्ण किसको कहते हैं? समान जाति, इसमें वर्ण हो, समान वर्ण अर्थ वाले, समान वर्ण वर्ण, बोलते हैं सवर्ण। देखिए हमारे समाज में भी वर्ण, वर्ण क्या बोलते हैं वहां पर हम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन चारों में भी जो समान है, जो ब्राह्मण है, उसको हम कह सकते हैं सवर्ण। जब 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, एक ही जैसे हैं यदि वो, तो उनको भी हम सवर्ण, सवर्ण मतलब समान, और यहाँ पर वर्ण की बात की गई है, तो समान वर्ण। तो समान वर्ण क्या है, अब बताइए, कौन बताएंगे इसकी परिभाषा? समान वर्ण कौन कौन से हैं? क ख ग घ, आप सूत्र रूप में बताइए, सूत्र रूप में। मुझे सवर्ण आकाश संज्ञा, वर्ग में दोनों आएंगे, वर्ण जैसे से। कवर्ग के सारे वर्ण एक समान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग में जिन जिन को रखा गया है, वो वर्ग अपने आप में समान है। यदि मैं कहूं क घ, ये दोनों समान है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही जगह से हुआ है। इसका सूत्र क्या होगा? सवर्ण का सूत्र कौन बता रहे हैं? मैम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, चौबनम, तो लिख लेंगे सभी। तुल्यास्य प्रयत्नम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब इसको बोल रही हैं अमन जी। अमन जी एक बार इस सूत्र का उच्चारण करके दिखाएंगे। अमन जी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तुल्यास्येतनं सवर्णं, पुनः वदतु। तुल्यास्येतनं सवर्णं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्णं, जी मैम। शोभनम। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र के अंदर सब कुछ है। व्याकरण को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आदत का मतलब सूत्र के ही ऊपर तुरंत क्या करना है आपको, सूत्र देखते ही उसके हिंदी में नहीं घुसना है, आपको सूत्र के ही अंदर विचार करना है कि सूत्र क्या क्या कह रहा है, उसके टुकड़े करने हैं। जब आप उसको अलग अलग कर लेंगे, अपने आप से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तुल्य, तुल्य का मतलब क्या होता है? समान, तुल्य। ठीक है, तुल्य मतलब समान। और आस्य, आस्य का मतलब होता है आस्य भवम आस्यम, आस्य मतलब मुख, मुख में होने वाले। इसका मतलब मुख में क्या है? उच्चारण स्थान है। तो जिनका उच्चारण स्थान तुल्य है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तुल्य है। और क्या है? प्रयत्न। अब देखिए जो आपके उच्चारण स्थान और प्रयत्न है, ये आप पाणिनीय शिक्षा में पढ़ेंगे। आपकी पाणिनीय शिक्षा इससे ऊपर वाली इकाई में लगी हुई है, जिसमें सामान्य परिचय दिया हुआ है, अभी आपने वो पढ़ानी है।
तो फिर भी सामान्य रूप से सबको पता रहता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं और प्रयत्न क्या है। प्रयत्न हमारे 2 हैं। देखिए शास्त्र में इसको यत्न कहा गया, 2 प्रकार के हैं यत्न, आपका एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। जहां पर प्रयास किया जाए, उनको बोलने का प्रयास किया जाए, तो उसमें भी जो आपका आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है कि वर्णों की उत्पत्ति से पूर्व वो जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो वर्णों के उच्चारण में सहायक है, उस प्रयास के बाद ही वर्णों की उत्पत्ति होती है, ये आपका आभ्यंतर प्रयत्न है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रयत्न से मात्र आभ्यंतर प्रयत्न को लिया गया है, बाह्य को नहीं लिया गया। ये आपकी एक विशेष बात है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि प्रयत्न से केवल आभ्यंतर प्रयत्न लेंगे, बाह्य प्रयत्न नहीं लेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, संवृत। आपको इसके बारे में पता है, 5 आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में लगभग आपको पता होगा। क्यों आशीष कुमार जी, पता है आपको? जी ठीक है। तो जी मैम पता है। हाँ, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक जैसा हो, समान हो, उन्हें कहेंगे हम सवर्ण। चलिए अब आपसे प्रश्न है, सवर्ण आपने समझ लिया। अब आप ये बताइए मुझे, 2 वर्ण है हमारे पास, री और री। अब प्रश्न है रेणु जी से। रेणु राणा जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए कृपया। माइक ऑन करेंगी तो आपका हो जाएगा। रेणु जी, जी रेणु जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जो री है आपका, री का ऋषि, वो री का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुषणाम मूर्धा मैम, मूर्धा। मूर्धा है। ऋतुरसाणाम मूर्धा, ये हो गया मूर्धा से बोला जाने वाला। और री का उच्चारण स्थान? ऋतुलानाम, ऋतुलसानाम दंत्यः, दंतः। जी ये मैम। आपका दंत हो गया, ठीक है, दंत जी। से उच्चारित होने वाला। और एक आपका हो गया मूर्धा। तो इसका मतलब इनका मैं जो कहा, मैं शांत नहीं पढ़ा था। सूर्यकांत जी का अरे माइक ऑन। recording अच्छा, है। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि इन दोनों का उच्चारण स्थान पृथक पृथक है। री जी। और री का उच्चारण स्थान मूर्धा, री का उच्चारण स्थान दंत, दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। अब आप पहुंचिए वहां पर आभ्यंतर प्रयत्न पर। आभ्यंतर प्रयत्न देखिए आपके 5 है। स्पृष्ट मतलब जो जहां पर जिह्वा स्पर्श करके बोलेगी। कादयो मावसानः स्पर्शः, जो 25 वर्ण है, कैसे लेकर मैं कुचु तक। टुटुपु पवर्ग के मैं तक, वे पूरे 25 के 25 आपके स्पृष्ट हैं। स्पृष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें जिह्वा का स्पर्श कहीं ना कहीं होता है। सारे व्यंजन उसमें आ गए आपके 25 के 25। और ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट का मतलब जहां स्पर्श तो हो किंतु ईषद हो, अल्प मात्रा में हो, कम हो, तो इसीलिए ईषद स्पृष्ट में आपके अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, यारा लव, ये आपके ईषद स्पृष्ट में चले जाएंगे। उसके पश्चात आप आ जाइए स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत। विवृत क्या होते हैं? जितने भी आपके स्वराह, जो भी आपके स्वर हैं, वो सारे विवृत हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ। क्यों? क्योंकि विवार, विवार मतलब जब मुख को खोल कर बोला जाएगा, जहां वर्णों का स्पर्श नहीं होगा, ऐसे उसको मुख अ आ इ ई उ ऐसे इसको इस प्रकार से बोला जाता है कि स्पर्श नहीं होता, इसलिए इनको विवृत कहा गया। सारे स्वर आपके विवृत है, किंतु कुछ ईषद विवृत भी हैं, जहां पर मुख थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा बंद होगा, तो वो आपके ऊष्म वर्ण हो गए, श श स ह। उसके पश्चात आपका एक सारे स्वर भी समाप्त, व्यंजन भी समाप्त। लास्ट वाला अभ्यंतर प्रयत्न बचा है संवृत। तो संवृत में कहा गया कि जो अप्रयोग की अवस्था में होगा, वो प्रक्रिया की जब उसको हम किसी के साथ संयुक्त करेंगे, अ से अनार, अ का जब हम प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे, तब वो संवृत होगा, वैसे वो विवृत होगा, अकेला वो विवृत होगा। इसकी चर्चा तब होगी विशेष रूप से जब आप आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। तो अब मेरा प्रश्न रेणु जी से दोबारा है कि आपने बताया री मूर्धा है, री दंत है। अब इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है?
रेणु जी, रेणु जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। रेणु जी, आप एक तो वीडियो ऑन करके बैठा करिए। कुछ बच्चों को मैं बार मतलब कुछ से मैं निवेदन करती रहती हूँ, वो माइक अपना माइक और वीडियो बंद करके पता नहीं कहाँ टहलने चले जाते हैं। वैष्णवी जी आई हैं। वैष्णवी जी आप अपना माइक ऑन करके बताइए कि री और री इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत। विवृत, क्योंकि ये आपके स्वर हैं। स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ रिल री, ये सारे स्वर हैं, तो इनका हो गया विवृत। अब वैष्णवी जी आप प्रश्न बताइए। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसने क्या कहा? जिनका उच्चारण स्थान समान हो और जिनका आभ्यंतर प्रयत्न समान हो। और ये जो री और री है, यहाँ पर एक शर्त घट रही है। एक शर्त क्या घट रही है? कि इनका आभ्यंतर प्रयत्न समान है, लेकिन उच्चारण स्थान इनका भिन्न भिन्न है। तो क्या इन्हें हम सवर्णी मान लें? क्यों वैष्णवी जी, नहीं माने? वैष्णवी जी मना कर रही हैं, ना माने। पूजा वर्मा जी का क्या कहना है? हम मान सकते हैं क्योंकि मान उच्चारण। अच्छा, गुलशन कुमार जी आपका क्या विचार है? जी गुलशन जी, माइक ऑन कर सकते हैं आप? जी जी जी। रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, क्या बात, वार्तिक कहाँ से से ढूंढ मान के लाए सकते हैं हैं। आप? बोलिए बोलिए, पूरा करिए उसको। रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्य वाच्यम, ये वार्तिक है कात्यायन का, इससे मान सकते हैं। अच्छा, आप हमसे नाराज है क्या जो वीडियो बंद करके बैठे हैं? मेरा वीडियो ऑन ही नहीं हो पा रहा, हम कितना कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाता है। अच्छा चलिए, क्या मेरे से बंद है या बंद है? चलिए ठीक है। तो ये री और री एक ना आपका अपवाद था। बाकी सभी जितने भी आपके उच्चारण स्थान समान थे वे सारे सवर्णी थे। जिनका आभ्यंतर प्रयत्न समान था वे सारे सवर्णी थे, लेकिन उसमें से मात्र री और री अपवाद निकल के आए। री और री के साथ में ये शर्त नहीं घट रही थी, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न थे, आभ्यंतर प्रयत्न एक समान थे। किंतु शास्त्र कहता है कि इनको सवर्णी मान लो। तो इसीलिए पाणिनि मुनि के सूत्र से जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब उनके कुछ सूत्रों पर जो बात छूट गई थी वो वार्तिक के द्वारा पूरी की गई, आचार्य कात्यायन के द्वारा। तब उन्होंने इसके लिए एक विशेष वार्तिक बनाया। देखिए, सामान्य प्रश्न परीक्षा वाला नहीं पूछता है, वो विशेष प्रश्न निकाल के लाता है, जिससे कि कंफ्यूज हो जाए, जिससे कि हम वास्तविक ज्ञान का उसको पता लगे। तो रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक है, इसमें विशेष, इसको नोट कर लेंगे। इसके कारण, इस वार्तिक की वजह से री और री इन दोनों का भी परस्पर हमें सवर्णी इन्हें मान लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं वार्तिक आपका लिख दे रही हूं। रील री वर्णयोः मिथः, मिथः बोलते हैं परस्पर, रील री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। बोल रही हूँ, जो बोलकर लिख सकते हैं लिख लीजिए, जो देखकर लिख सकते हैं उनको दिखाऊंगी अभी। सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोः, री और री इन दोनों वर्ण का मिथः आपस में सवर्णी इन्हें कहना चाहिए। इन दोनों को हम सवर्णी कहेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि री और री का प्रयोग साथ में आपको आगे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, कितने भी तकार थकार दोनों का उच्चारण स्थान दंत है तो वे सवर्णी कहलाएंगे, और उनका अभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही जैसा है। सारे जितने भी आपके उच्चारण स्थान में जो आपका है, जैसे तवर्ग है, चवर्ग है, आपस में एक जैसे हैं, और सभी का आभ्यंतर प्रयत्न भी एक जैसा है, स्पृष्ट ही है, तो इसीलिए सारे वे सवर्णी ही कहलाएंगे। किंतु उन सभी में री और री अलग हो रहा था, इसलिए इसकी बात यहाँ पर विशेष की गई। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा सवर्ण संज्ञा किसकी है। अच्छा, अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, देखते हैं उसको कौन बताएंगे।
ये वर्ण है ग, दिखाई दे रहा है ना, क ख ग घ ङ। अब ये जो क ख ग घ ङ है, और कैसे हो गया? बनवारी जी अपन दीजिए ठीक है नरेश जी अपना माइक बंद रखेंगे। क ख ग घ महोदय ङ। एका निवेदन अस्ति, जी आप जिसका भी नाम लेंगे उसको वहां पे आस्क टू अनम्यूट कर दिएगा तो वो अनम्यूट कर लेगा। मैं यहाँ पे सबके राइट हटा दे रहा हूँ अनम्यूट करने के। नहीं, मैं तो उसको जिससे बोलती हूँ मैं तो उसको क्लिक कर देती हूँ, अपने हाँ। आप माइक ऑन हो जाता है। जी ठीक है, क ख ग घ ङ, और उसके बाद आपका च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ये जो पांचवा है, जो भी वर्ग का पांचवा वर्ण है, क्या हम उसको सवर्णी कहेंगे? हाँ या ना? आशीष गर्ग जी जी महोदय कहेंगे। कहेंगे। यम गणनानां नासिका च अनेन वक्तुं शक्नुमः किम्? अच्छा, यम गणना नाम नासिका च। देखिए एक विशेष बात है, आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए। आपने अभी क्या पढ़ा अमन जी? आपने पढ़ा कि जितने भी आपके मुखे भवम, मैंने क्या कहा था? आस्य का अर्थ क्या है वहां पर? आस्य भवम आस्यम, और आस्यम से क्या लिया गया है? मुख। नासिका नहीं ली गई, केवल मुख कहा है। मुख से उच्चारण होने वाले वर्णों को ही मात्र हम सवर्णी कहेंगे। और यहाँ पर तो आशीष गर्ग जी ने बताया है, यम गणना नाम नासिका च, इनके साथ तो मुंह के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। अब खोज करने की बात यह है कि क्या ये वर्ण जो नासिका के साथ भी बोले जा रहे हैं सवर्णी होंगे या नहीं? मुझे भी नहीं पता है, आप खोज करके लाइएगा कहीं से भी, किसी भी गुरुजी से, किसी से, कहीं से भी पूछ कर लाइए कि ये आपके लिए प्रश्न है। आपका क्या विचार है? अब क्या विचार है? पढ़ने के बाद अब लग रहा है ना कि हाँ इस पर विचार किया जाना चाहिए। हाँ तो ये हाँ इसको आप श्वः वदन्तु कृपया अन्वेषणं कृत्वा आगच्छन्तु। यम गणन, इनमें जिसमें नासिका का भी प्रयोग हो रहा है, क्या हम उन्हें भी सवर्णी कहेंगे? प्रश्न क्लियर हो गया है मीनू जी, वैष्णवी जी? हाँ, तो इसको हम खोज करके लाएंगे, क्योंकि वहां पर सभी जितने भी आपके पास व्याकरण के ग्रंथ हैं, लघु सिद्धांत हो या भैमी व्याख्या हो या गोविंदाचार्य जी की हो, जिसकी भी लघु सिद्धांत हो, सभी में से आप देख कर आइएगा कि इन वाले वर्ण, ये वाले वर्ण भी कहलाए जाएंगे कि नहीं। चलिए, तो आपने परिभाषा बुक में तो दिया हुआ है कि ये सवर्ण के अंतर्गत इनको भी कैटेगराइज किया है। बुक में तो दिया है, क्योंकि री और री की शर्त नहीं घट रही थी, इसलिए अलग से वार्तिक में कह दिया। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये विचार प्रश्न रखा है कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि जो मुखे भवम आस्यम जो उन्होंने कहा है कि केवल मुख से उच्चारित होने वाले, वहां पर नासिका का तो नाम लिया ही नहीं गया, या तो यूं कह रहा वहां पे। लेकिन वो जो कारिका है उसमें ये भी तो नहीं बोला कि केवल मुख से ही, उन्होंने ये कहा है कि मुख से। हाँ, तो मुख से उच्चारित, मुख से ग्रहण, फिर नासिका से ऑटोमेटिक तो ग्रहण तो नहीं मतलब होगा। लेकिन नासिका का प्रयोग हो रहा है, लेकिन मुख से तो प्रयोग हो रहा है ना, वहां भी मुख तो उच्चारण स्थान वहां पे भी है। तो अतः उसको हमें मानेंगे सवर्ण महोदय, क्योंकि वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मुख से ही उच्चारित वाले सवर्ण होंगे, उन्होंने ये कहा कि मुख से उच्चारित होने वाले सवर्ण होंगे, ही नहीं लगाया। ठीक, आशीष जी क्या कह रहे हैं? महोदय इसमें यम गणना नाम नासिका चा अगर कहा है तो ऐसा तो नहीं कि नासिका की प्रधानता बाद में बताई गई हो, पहले मुख की प्रधानता हो। देखिए, नासिका च का मतलब अकेले नाक से तो बोला नहीं जाएगा, वो मुख और नासिका दोनों की ही सहायता से बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? गुलशन कुमार जी ने हाथ उठाया। जी गुलशन जी। गुलशन कुमार जी अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। हेलो। मुख सहित नासिका वचनों अनुनासिक संज्ञा शब्द ये न होगा, यानी कि मुख और नाक दोनों की सहायता से जिसका उच्चारण हो वह सवर्ण संज्ञा कहलाएगा। क्या वो सवर्ण कहलाएगा? जी चलिए ठीक है, ऐसी मेरे मन में तुरंत आया था अभी, इसलिए मैंने ये विचार रखा। वहां पर अकेला मुख नहीं कहा गया, लेकिन ये कोई मतलब विचार किया जा सकता था इस पर भी। तो वही है कि मुख से अकेले नासिका से तो बोला नहीं जा रहा, वो
मुख और नासिका की सहायता से बोला जा रहा है तो उसको भी हम सवर्ण मान सकते हैं, लेकिन अभी भी शोध का विषय रहेगा, ये बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवर्ण आपने पढ़ लिया, सवर्ण के बाद टी का क्रम था वो हमने पहले ही देख लिया था, उपधा और टी। आगे आपका है प्रगृह्य। प्रगृह्य देखिए आपका यही प्रगृह्य उसमें भी आया था, ऋक् प्रातिशाख्य में भी, तो वही प्रगृह्य यहीं पर है, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, आपको पता भी है। तो अब बोल रही हैं सुश्रिता दास जी, आप प्रगृह्य बताएंगे कुछ, आपने ऋक् प्रातिशाख्य में भी पढ़ा था। माइक ऑन करिए, हो जाएगा। देखिए अब दोबारा करिए एक बार। हाँ, इदानीं वदतु। जी मैम। क्या है प्रगृह्य? इदुते द्विवचनम प्रकृत्यम। बहुत सुंदर, तो लिख लेंगे सभी, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। इस सूत्र को दोबारा बोल रही है काजल जी। काजल जी कृपया वदतु। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। माइक अपना ऑन कर लीजिए। पुनः ऑन करिए एक बार। चलिए कोई नहीं, तो ये आपका है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये आपको स्पष्ट ही होगा। और यहाँ पर जो लिया गया है इसका अर्थ यदि हम देखें तो कह रहे हैं कि ईकारांत और ऊकारांत, ई से ईकारांत जिसके अंत में ई हो, और ऊ इत्युक्ते ऊकारांत, ए इत्युक्ते एकारांत, और वे अंत कहाँ पर आएंगे? द्विवचनम। केवल मात्र द्विवचन में इस प्रकार के यदि वर्ण दिखाई देंगे तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। जैसे इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिए हैं प्रायः वही उदाहरण आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण है एक आपका हरि एतौ। एतौ इसलिए लगा दिया जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि हाँ वास्तव में ही ये एषः एतौ द्विवचन का है, क्योंकि हरि ही हरि, हरयः, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। तो ये दीर्घ ईकारांत हो गया, द्विवचन का हो गया, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। अब आप कहेंगे प्रगृह्य संज्ञा करने का क्या फल था? प्रगृह्य संज्ञा ना करते तो क्या बिगड़ जाता? तो यहाँ पर संधि का कार्य घटने लगता। ठीक है, संधि इत्यादि कार्य ना हो उसको रोकने के लिए प्रगृह्य संज्ञा की गई है। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, जैसे वे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके अंदर संधि इत्यादि कार्य नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा की गई है। तो जैसे हमने उदाहरण देखा इकारांत का, हरि एतौ। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं ऊ का, विष्णु इमौ। विष्णु इमौ, इमौ से हमें स्पष्ट पता लग रहा है कि ये तो द्विवचन ही है। उकारांत का देख लिया, और एकारांत का देखिए, गंगे अमू, स्त्रीलिंग का रूप है ये अमू। तो इस प्रकार जहां केवल आपको इतना स्मरण रखना है कि ऐसे द्विवचन जिसके अंत में इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। सूत्र याद कर लेंगे, अर्थ की भी आवश्यकता नहीं है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, स्पष्ट है? नीता रानी जी स्पष्टम अभवत् प्रगृह्य संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अत्र कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति। प्रगृह्य संज्ञा के पश्चात प्रकरण है आपका सर्वनाम स्थान और सर्वनाम। ये दो संज्ञाएं हैं, दोनों मिली जुली हैं, इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे सर्वनाम। कौन बताएंगे सर्वनाम संज्ञा किसकी होती है? सर्वनाम किसी को स्मरण है? सर्वनाम सोनम जी, मुनीश जी, सरिता जी, पूजा वर्मा जी, काजल जी, अंकिता जी, शहनाज जी, नरेश जी, आप में से कोई हाथ भी उठा सकते हैं। निखिल जी ने उठाया। जी निखिल जी वदतु। निखिल जी। षुडनपुंसकस्य मैम।
just amount. सुडा नपुंसकस्य, वो तो केवल मात्र आपका नपुंसक लिंग से भिन्न पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करता है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम, इसके लिए एक अलग भी दूसरा सूत्र है। सर्वादीनि सर्वनामानि। चलिए, तो सर्वादीनि सर्वनामानि, वहां पर भी आएंगे हम, सुड नपुंसकस्य पर भी आएंगे। अच्छा, ये जो प्रगृह्य संज्ञा थी आपकी अभी जो पढ़ी है, उससे संबंधित 9 सूत्र हैं। समय लगे तो देख लीजिए, वैसे आवश्यकता इतने की है नहीं, जब आप वो पढ़ेंगे ना संधि, तब उसमें आप सारा उसका विश्लेषण कर लेंगे। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात शे निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे उयः उ ईदु तवच सप्तमी अर्थे। यहाँ तक सारा प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, संधि कार्य में उसको देखेंगे। और सर्वादीनि सर्वनामानि, ये सर्वनाम संज्ञा का सूत्र है। सर्वनाम संज्ञा भी पढ़ेंगे, अभी पहले इसको देखते हैं। सर्वादीनि क्या कहता है? सर्वादीनि, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सर्व आदि जितने भी शब्द हैं उन सब की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्व आदि, अब जैसे आपने कल भी देखा था भू आदि, भूवादयो धातवः, भू आदि से पूरे भुआदि गण का हमने ग्रहण कर लिया। ऐसे ही यह पहले अध्याय के पहले पाद का 27वां सूत्र है। और क्या कह रहा है कि देखिए, सर्व, विश्व, उभ, उभय, इतर, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, त्व, नेम, सम, सिम, कई सारे शब्द हैं यहाँ पर। त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, जो हम याद करते हैं ना, युष्मद, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इनके साथों साथों रूप, भवतु, किम, ये कुल इसके अंदर 35 शब्द पढ़े गए हैं, जिसमें आपका सूत्र दिया हुआ है। कई सारे गण हैं, उन गणों के सूत्र दिए हुए हैं। उन सूत्रों के बाद कुल मिलाकर 35 शब्द निकाले हैं। तो जो आपका देखिए, आपके जो शब्द रूप चलते हैं ना, राम इत्यादि, वो आप अलग पहचान कर लेते हैं। सर्वनाम शब्दों की पहचान अलग पड़ जाती है, जिसमें कि हम युष्मद, अस्मद, त्वम, भवतु, किम, कह, कौके, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, इस प्रकार के हम रूप याद करते हैं। वे सारे 35 शब्द सर्वनाम कहे गए हैं। तो सर्वादीनि सर्वनामानि, ये आपके 35 शब्द सर्वनाम हैं, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के ये सारे सूत्र हैं। तो इसमें से ज्यादा विशेष नहीं पूछा जाता है, ये सिंपल, कभी परीक्षा में आया भी नहीं है। सर्वनाम स्थान जरूर आया है, उसको जानते हैं। तो ये आपका सर्वनाम था। आगे देखिए आप, सर्वनाम स्थान क्या है, इतना क्लियर हो गया है। ये आपके सर्व आदि कुछ 35 शब्द हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा है। सर्वनाम स्थानम, अब पढ़ेंगे हम जो आपने बताया था अभी, सुड नपुंसकस्य, उसको पढ़ेंगे सर्वनाम स्थान में। अगली वो कर लीजिए, क्या है? सर्वनाम स्थान। अगली परिभाषा आपकी सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो उसके लिए सूत्र सबसे पहले देखिए, इसके अंदर 2 सूत्र हैं। उन दोनों सूत्रों में पहला सूत्र जानेंगे, सुड नपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य। नीता रानी जी, अपना माइक ऑन करके एक बार इस सूत्र को बोलकर दिखाइए। सर्वनाम स्थान नपुंसकस्य। केवल नीता रानी जी बोलेंगे। जी नीता जी। सुड नपुंसकस्य। शोभनम, बहुत सुंदर। तो सुड नपुंसकस्य, देखिए सूत्र, जब हम सूत्र को बार बार, मैं इसलिए बुलवाती हूँ कि उस सूत्र का अर्थ उसी के अंदर रहता है। जब हम एक शब्द को, एक ही सूत्र को बार बार बोलेंगे तो अपने आप उसका अर्थ समझ में आने लगेगा। तो सुड नपुंसकस्य, अब अलग अलग कर दीजिए। आपको पता है सुठ, सुठ को अलग कर दीजिए यदि आपने प्रत्याहार पढ़े हैं। सुठ अनपुंसक, तो सुठ अनपुंसक, नपुंसक, ये 3 लिंग होते हैं आपके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और इसने क्या कह दिया है? अनपुंसकस्य, अर्थात नपुंसक लिंग से भिन्न। कौन कौन से लिंग हो गए? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, 2 लिंग बच गए।
इस सूत्र में इसका मतलब दो लिंग की बात की गई है, पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी सुठ की बात की गई है, सुठ। अब देखिए आपने कल पद संज्ञा पढ़ी थी, उसमें आपने सुप देखा था। सुप क्या था आपका? प्रथमा विभक्ति के एक वचन का सूलिया और जो आपकी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन था उसका वहां से सुप लिया, ये पूरा मिलाकर आपका बना दिया सुप। इसका मतलब सुप प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों का समावेश हो गया। अब आप में से अमन जी बता रहे हैं कि सुट कहां से कहां तक आएगा। जो आपके 21 प्रत्यय हैं उनमें से सुट कहां से कहां तक आएगा? अमन जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। अमन जी, निखिल जी, भवान वदतु। जी निखिल जी। शु औ जस अम आउट। हाँ, तो ये 5 है, लिख लीजिएगा। सु औ जस, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति पूरी, अम आउट। तो यही प्रत्याहार बनाने का फायदा है कि वहां से वहां तक सुट का ग्रहण में सु का सु ले लिया, आउट का ट ले लिया, तो ये सुट हो गया। उस सुट में आ गए आपके 5, सु औ जस अम आउट। तो जब ये 5 होंगे, और कब होंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होंगे, नपुंसक लिंग में नहीं की बात नहीं की गई। तो ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जिनमें ये 5 प्रत्यय आ रहे हों, उन सब की हम सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देंगे। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा का फल क्या होगा? सारे सर्वनाम स्थानों को वो कुछ भी इकट्ठा काम कर सकते हैं, तो 5 को एक साथ काम हो जाएगा, अलग अलग कहने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए परीक्षा में आपका पूछा जाएगा अम आउट, इसकी कौन सी संज्ञा है? तो इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि सुड नपुंसकस्य, उसमें 5 का ग्रहण हो गया। सुड नपुंसकस्य कौन कौन से लिंग की संज्ञा करता है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दोनों में ही आने वाले 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। अब इसी का एक दोस्त और है, उसने कहा, उसने नाम ले दिया सीधा, शी सर्वनाम स्थानम। इसी के तुरंत बाद आएगा ये शी सर्वनाम स्थानम। शी सर्वनाम स्थानम, ये सूत्र है। सर्वनाम स्थान लगाना है, केवल उसके प्रारंभ में आप शी लगा देंगे, शी। अब बताइए इसका अर्थ कौन बताएगा शी सर्वनाम स्थानम का? कोई बताएंगे आप में से? हिम्मत वाले, व्याकरण वाले? पूजा वर्मा जी प्रयास कर रही हैं। जी पूजा वर्मा जी वदतु, माइक ऑन करिए। ये शी कहां से आ गया? अब सूट में तो है नहीं शी। पूजा जी अपना माइक ऑन करिए। जितने आपके, क्योंकि सुप्रत्ययों की बात की जा रही है, 21 प्रत्यय हैं, उसमें शी कहीं भी नहीं है। अमन जी बता रहे हैं या पूजा जी? अमन जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप बताइए कुछ। शी सर्वनाम स्थानम क्या कहता है? ये शी कहां से आया? अच्छा, जब प्रश्न किया जाता है अमन जी अपनी वीडियो बंद कर लेते हैं। आशीष कुमार जी आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। कंचन जी बता रही हैं। कंचन जी, भगिनी भवती वदतु। मैम मुझे इतना पता है कि शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो वो जो सु और जस अम आउट सस जो द्वितीय बहुवचन वाला शस है, हाँ, तो क्या उससे ये शी लिया गया है? वहां तो शस है, सु औजस, सु औजस अम आउट शस, वहां पर तो शस है, शस। थोड़ा और प्रयास करिए। 215। ये तो संबंध पक्का है कि इसी के साथ इसका संबंध है, द्वितीया के बहुवचन के साथ ही इस शी का संबंध है, लेकिन कैसे? कौन बता रहे हैं? पूजा जी तो पन्ने पलट रही हैं, आवाज आ रही है यहाँ तक? हाँ मैम, हम किताब में। हाँ, किताब में ढूंढ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए मैं बता देती हूँ, आपका एक सूत्र है, जस शसोहो शी।
जश जश जस शसो हो शी। अब इसके अंदर दो प्रत्यय आ गए आपके। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें संधि हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका जश, चुत्व संधि हो जाएगी ना, तो ये भी आपका स, ये वाला श बन जाएगा। जश शशो हो शी। बोलने में अत्यंत ध्यान से बोलना पड़ता है, सारे श से है ना एक साथ। जश शसो हो शी। तो ये जस जो है आपका सु जस वाला और अम आउट शस वाला, ये दोनों लिए गए यहाँ पर, जस और शस। इनके स्थान पर कहीं कहीं शी आदेश हो जाता है, सर्वत्र नहीं होता है, कहीं कहीं हो जाता है। अब आप रामः रामौ रामाः बनाएंगे तो वहां पर केवल जस ही मिलेगा, किंतु कहीं कहीं पर वहां पर इकार आदेश हो जाता है, इस वजह से कहा शी। शी को कह दिया कि जस और शस दोनों के स्थान पर शी हो जाएगा। तो जब वो हो चुका होगा, जस और शस के स्थान पर शी बैठ जाएगा, तब उस शी को भी तुम सर्वनाम स्थान कहना। ऐसा पाणिनि मुनि जी ने बताया कि ऐसा शी जो जस और शस के स्थान पर बैठा हो, उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब देखिए कितने हो गए सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले, 6 हो गए। अब परीक्षा वाला घुमा के पूछेगा, सु औ जस अम औट इनसे पृथक कौन सा सर्वनाम स्थान संज्ञक कहलाएगा? वो टी ती शी मी कुछ भी दे देगा तो शी भी आपका कहलाएगा। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि शी किसके स्थान पर बैठेगा? तो जश शसो हो, ये सूत्र याद कर लीजिए आप, जश शसो हो, जस और शस के स्थान पर जब शी आ जाएगा तो उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका सु औ जस अम औट और शस की नहीं है, बल्कि शस के स्थान पर जब शी आ जाएगा तब इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। और तो इसका मतलब असर्वनाम स्थान कौन से हो गए आपके? असर्वनाम स्थान हो गए आपके सु औ जस अम औट से पृथक इन 5 को छोड़कर जितने भी हैं। यदि आप केवल मात्र शस का प्रयोग कर रहे हैं, शी की वहां आवश्यकता नहीं है, तो ये शस भी आपका असर्वनाम स्थान कहलाएगा, सर्वनाम स्थान से भिन्न। किंतु यदि उसके स्थान पर शी आ चुका है, तब उस शी का नाम सर्वनाम स्थान में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार कुल आपके 6 प्रत्यय हो गए सर्वनाम स्थान वाले। और सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्व विश्व उभय डतर कतर कतम किम नु, ये युष्मद अस्मद सारे 35 शब्द आपके सर्वनाम हो गए। और सर्वनाम स्थान संज्ञा के लिए हमने 3 सूत्र पढ़े, सुड नपुंसकस्य और शी सर्वनाम स्थानम जश शसो हो शी। इन तीनों के कारण हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञा स्पष्ट हुई। किसी का कोई प्रश्न? इतने सूत्र समझ में आ गए आप सभी को? कंचन जी का प्रश्न है। जी कंचन जी वदतु। माइक फिर से ऑन करिए कंचन जी आप। अब करिए पुनः। हाँ अब जी हाँ। ये कह रही है कि जैसे कि उसमें सुड नपुंसक से सूत्र में बताया गया कि नपुंसक लिंग को छोड़ के, लेकिन जो ये शी है तो जैसे फलम फले फलानी। हाँ तो ये जो शी है इसने किसी भी लिंग की बात नहीं करी। जैसे फलम फले फलानी वो नपुंसक लिंग में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसने बात नहीं करी किसी भी लिंग की, ये कहीं भी जा सकता है। ये आपका अच्छा प्रश्न था, किसी भी लिंग में वो जा सकता है, जरूरी नहीं है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ही जाए, नपुंसक लिंग में भी इसकी प्रवृत्ति होगी। ठीक है कंचन जी। तो इसीलिए तो बनता है ना वो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा का बहुवचन द्वितीय का बहुवचन सेम बनता है शी की वजह से। ठीक है चलिए, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा और सर्वनाम ये आपने पढ़ ली है। लास्ट की बची हैं केवल 2, वो छोटी सी है नन्ही मुन्नी सी। एक तो है आपकी निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा क्या है आप ही बता दीजिए। कौन बता रहे हैं निष्ठा? कोई बता रहे हैं निष्ठा? हाथ उठाए। अच्छा आशीष कुमार जी, क्या बात। आशीष जी अपना माइक ऑन कर लीजिए जी। वक्तृत्व निष्ठा, वक्तृत्व निष्ठा। आप देखकर पढ़ रहे हैं क्या कहीं से?
उसको ठीक पढ़िए, ठीक पढ़िए, नहीं ठीक मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो उसको आप मुख को खोलकर पढ़िए, थोड़ा सा और स्पष्ट पढ़िए। वक्तुत निष्ठा। अच्छा, आज यही परीक्षा है आपकी, ये मैंने सूत्र लिख दिया है, मैं नहीं बोलूंगी। इसको कौन ठीक पढ़ेगा ये देखते हैं। आपको शायद स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, मैं नहीं बोलूंगी। कौन ठीक पढ़ेंगे इस सूत्र को? कोशिश करिए। प्रवीण जी कोशिश कर रहे हैं। जी प्रवीण जी। कृतत्वतु निष्ठा। लास्ट वाला ठीक था, शुरू वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आपने फिर से बोलिए, शुरू इतना अक्षर बोलिए केवल। तत्वतु तख्त। तत्वतु निष्ठा। आप कह रहे हैं प्रवीण जी, ये प्रवीण जी आप तख्त पढ़ रहे हैं, प्रवीण जी और आशीष जी तख्त नहीं है। न तत्वतु निष्ठा। तत्वतु निष्ठा। हम तोड़ के भी तो पढ़ सकते हैं ना। इसीलिए संस्कृत के जो सूत्र हैं, हाँ देखिए पूजा वर्मा जी भी कोशिश कर रही है, सभी कोशिश करिए। नीता रानी जी, निष्ठा। नरेंद्र जी ने अच्छा पढ़ा है। नीता रानी जी, तत्वतु निष्ठा। हाँ आशीष जी आ गए लाइन पे। जी नीता जी। तत्वतु निष्ठा। कथा कथावतु है, कथा। तो कथा में तो आपने कै भी पूरा पढ़ दिया, तय भी पूरा पढ़ दिया, यहाँ पर तो कै तत्वतु आधा निष्ठा। है। तत्वतु निष्ठा। हाँ। तो देखिए ये दो प्रत्यय हैं, हमको सूत्र पढ़ते समय उसका थोड़ा सा ना, उसको थोड़ा सा जानना चाहिए कि तख्त तख्त ऐसे पढ़े या त अलग पढ़े, क्योंकि यहाँ पर दो प्रत्यय हैं। तख्तवतु, तख्तवतु, ये त अलग है और तवतु अलग है। आपने सारे जब प्रत्यय पढ़े होंगे, भुक्तः भुक्तवान, इन दोनों में इनका प्रयोग होता है। भुक्तः में त प्रत्यय है और तवतु की जगह पर वहां पर वान हो जाता है, भुक्तवान। पीतः पीतवान, पठितः पठितवान। तो ये है आपका तख्तवतु निष्ठा। तख्तवतु निष्ठा। एक मिनट, यहाँ पर बड़ा ऊ लगेगा, गलती से लिखा गया वो। तख्तवतु निष्ठा। अच्छा दूसरा प्रश्न आपसे ही है, ये बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है नीता रानी जी, आपसे ही है। यहाँ पर मैंने बड़ा ऊ लगाया है, पहले छोटा ऊ लगाया था। बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ लगाने का प्रयोजन क्या है नीता रानी जी? बताइए। न जानामि। न जानामि। वैष्णवी वर्मा जी, वैष्णवी शर्मा जी, भवती जानाति वा? द्विवचन। हाँ, क्योंकि दो हैं तो द्विवचन है। गुरुहु गुरु, गुरु दीर्घ उकार करते हैं हम वहां पर। भानुहु भानु, तो इसी प्रकार द्विवचन, अभी तो आपको बताया था द्विवचन जहां दो होंगे वहां पर दीर्घ उसका रूप चलेगा। तो ये दो हैं, त तवतु, इसीलिए त तवतु निष्ठा। तो निष्ठा नाम इन दोनों का है। निष्ठा नाम किसका है? त प्रत्यय और तवतु, इन दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा है। इन दोनों का नाम निष्ठा हो जाएगा। और ये कब प्रयोग होता है? ये होता है आपका भूतकाल में। भूतकाल को कहने के लिए निष्ठा का प्रयोग करते हैं। जैसे आशीष जी जलम पीतवान, नरेंद्र जी भोजनम भुक्तवान, भोजन वे कर चुके। और इसके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। अहम पीतवती, स्त्रीलिंग में पीतवती, पुल्लिंग में पीतवान। भुक्तवती भुक्तवान, ये तवतु का प्रयोग करवा रही हूं। स्मृतवती स्मृतवान, हसितवती हसितवान, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तवतु का होगा। भुक्तः सुप्तः शयितः रुदितः चलितः खादितः, ये सारा आपका त प्रत्यय रहेगा। तो ये सभी निष्ठा जो है वो भूतकाल के प्रत्ययों को कहती है। और भूतकाल में भी जो दो प्रत्यय हैं त और तवतु, उन दोनों को बताने के लिए निष्ठा आती है। तो इसलिए उसका उच्चारण एक बार अपने स्थान पर सब करेंगे। त तवतु निष्ठा। अब आशीष जी क्लियर हुआ आपका? आशीष जी बोलकर दिखाएंगे अब। आशीष जी वदतु, आशीष कुमार जी। जी तत्वतु निष्ठा। आधा आधा करके बोलिए। त, थोड़ा सा रुकिए वहां पर। त तवतु,
तवतु निष्ठा। तवतु निष्ठा। हाँ, इसका प्रयास करके आइएगा, ठीक है। तवतु निष्ठा। और लास्ट है आपकी संज्ञा भ संज्ञा भ। इसके लिए यचि भम, ये सूत्र है। यचि भम, इसको नोट कर लेंगे। यचि भम, कोई इसके बारे में जानता है? यचि भम के बारे में कोई बताना चाहेगा भय संज्ञा को? कोई भी नहीं? चलिए मैं बता देती हूँ। कंचन जी, आपको पता है कुछ? देखिए, जब आपने पद संज्ञा की थी, सुप्तिगंतम पदम कर ली थी, तो जहां पर भी सु आदि प्रत्यय रहेंगे, ये भी शब्द रूप में ही लगेगी, आपकी धातुओं में नहीं लगेगी, ठीक है। तो सुप्तिगंतम पदम में आपने क्या कर लिया था? सु औजस अम औक्षस ताभ्याम भिस इत्यादि जितने भी शब्दों के सामने प्रत्यय आएंगे वो सारे सुबंत हैं। किंतु यदि उन सुबंतों में किसी शब्द के सामने यचि यकार आदि प्रत्यय आ जावे, यचि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है आपको। यदि किसी शब्द के सामने यकार आदि प्रत्यय हो तो उसकी भ संज्ञा हो जाएगी। ये कुछ काम रोकने के लिए आता है, जैसे कि आपका पद संज्ञा सुबंतों को ये काम हो जाएगा सभी को, लेकिन ये अपवाद रूप में है आपका। हम कहते हैं ना, एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को आज सुबह दौड़ लगानी है, लेकिन उसमें से एक दो बच्चा ऐसा है जिसके पैर में दर्द है, जिसके पैर में चोट है, वो कैसे दौड़ लगाएगा? लेकिन 20 का ग्रहण हमने सबका इकट्ठा एक आदेश दे दिया, तो वो जो आदेश है सबके लिए समान है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, हर बात को किसी ना किसी रूप में उसका अपवाद निकल के आता ही आता है। तो जब सुबंतों को सारा काम होगा, लेकिन जब सुबंतों में कहीं कहीं पर यकार आदि प्रत्यय सामने आ जाएंगे तो वो छूट जाएंगे, उनको वह कार्य नहीं होगा। ये आपका, इसका कुछ उदाहरण वगैरह मैं अभी दे नहीं सकूंगी, केवल आप इसका सूत्र स्मरण कर लीजिए, क्योंकि यचि में सप्तमी है, तो सुबंतों में ही जब शब्दों के सामने ऐसे शब्द रूप, ऐसे शब्द जो अर्थवान हो, प्रातिपदिक हो, उनके सामने जब यकार आदि प्रत्यय रहेंगे तो उसकी हम भ संज्ञा कर लेंगे, यचि भम, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 19 परिभाषाओं को जाना, और इसमें आपको इसी प्रकार से स्मरण करना है कि जैसे ही आपको कहा संहिता, तो तुरंत आपको सूत्र स्पष्ट हो, सूत्र याद हो, और सूत्र पर ही उसका अर्थ भी स्मरण हो। इनका आप रट्टा लगा लीजिए, एक प्रश्न इसमें से अवश्यमेव बनता है 19 के 19 में से, ठीक है। तो एक बार 1 मिनट है हमारे पास, आवृत्ति कर लेते हैं, उसके पश्चात कक्षा को विराम करेंगे। तो मैं नाम बोल रही हूँ, सभी का माइक आप ऑन कर दीजिए, जिसका नाम बोला जाएगा मात्र वही बताएंगे। जी सोनम जी, आप बतलाइए प्रातिपदिक संज्ञा किसकी है? सोनम जी। कृपया अब प्रश्नोत्तर के समय पर अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं बताए मुनीश जी, मुनीश जी धातु पूरा बोलिए। धातु प्रत्यापदिकम। बहुत सुंदर, अर्थवद धातु, बहुत सुंदर। पूजा वर्मा जी आप बताइए सर्वनाम संज्ञा। पूजा वर्मा जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। सर्वादीनी नामान, हम भूल गए। सर्वादीनी लिखा था जब पढ़ाया था कॉपी में? नहीं, हम थोड़ा काम था, बाहर चले गए थे। लिख लेती तो याद रह जाता। 100 बार का याद किया हुआ, 1 बार का लिखा हुआ, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। नीता रानी जी बता रही हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा।
सर्वनामानि 3 सूत्र थे। हाँ, सर्वनामानि सर्व जस जस चलिए रुचिका जी बता रही हैं। रुचि जी आप बताइए, सर्वनाम स्थान को स्पष्ट कर दीजिए। अपना माइक ऑन कर सकती हैं आप। घबराइए मत, आता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जया कुमारी जी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा है मैंने देखिए अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है और आपकी 19 परिभाषाएं बता दी हैं। आप इसको अपनी तरफ से स्मरण कर लीजिए, आप अपने पास इसके नोट्स बना लीजिए और याद कर लेंगे सूत्र के साथ में, तो आप इसका प्रश्न तुरंत सही कर देंगे। जितना आज बताया है उसके अतिरिक्त पूछा भी नहीं जाएगा परीक्षा में, इतना ही पूछा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु इदानीम, नमो नमः। महोदय जी प्रवीण जी। कल भी कक्षा हुई थी क्या? जो सवर्ण संज्ञा वाला जो आपने व्याख्या बोला था, तो उसके सूत्र की व्याख्या दिया हुआ है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि केवल मुख में से होगा तो ही होगा। वहां पे 2 परिभाषाएं दी हैं, मतलब एक तो परिभाषा दी हुई है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, फिर उसकी व्याख्या देते हुए बोल रहे हैं, कौन है ये? गोविंद प्रसाद जी, गोविंदाचार्य जी। गोविंद प्रसाद शर्मा जी। अच्छा। ये चौखंबा वाली है मेरे पास। तो वो बोल रहे हैं तालवादि स्थान माभ्यंतर प्रयत्न चेत्ये द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। मतलब तो आपको समझ में आ गया, मैं उसको अपने पास से बोल रहा हूँ। तो मैम उसमें होगा कि 8 जो उच्चारण स्थान है, हाँ, कहीं से भी उच्चारण हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा हो। बढ़िया, तो ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान उसमें जो 5वें वर्ण की जो हम बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने समानता ये दी है कि ऑल्दो उसके जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है, लेकिन उन सभी में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है नासिका, इस कारण से वो सभी के सभी सवर्ण होंगे। हाँ, क्योंकि उनकी अनुनासिक संज्ञा हो गई ना एक साथ। ठीक है, ये बहुत सुंदर। तो ये ना चर्चा होके निकल के आया ना कुछ सॉल्यूशन। तो ठीक है, इदानीम नरेंद्र वर्मा जी निवेदनम करोमि समापयतु कृपया। रुचिका जी ने हाथ उठाया हुआ है। रुचिका जी महोदय का हरिओम। जी आशीष महोदय जी महोदय, ये पहले दिन अपन ने जो पढ़ा था हलो नंतराः संयोगः,